जय हिंद साथियों आज हम बात करने वाले हैं अपने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के विस्तार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के विस्तार के बारे में बात की जाए तो ये इसका अधिकांश भाग भारत के तटीय राज्यों में पाया जाता है। जैसे देख सकते हैं दोस्तों हम लोग, ये वाला भाग है जो ये भारत का प्रायद्वीपीय वाला भाग कहलाता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है दोस्तों जो तीन ओर जल से घिरा हो भाग, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तीन ओर जल और एक और स्थल खंड होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इधर से दोस्तों देख सकते हैं आप, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी और ये नीचे से घिरा है हिंद महासागर से। तो तीन ओर से सागर से घिरा हुआ स्थलखंड प्रायद्वीप कहलाता है दोस्तों। अगर हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के विस्तार के बारे में बात कर लेंगे, ये कहाँ पर फैला है, तो दोस्तों ये तटीय राज्यों में फैला हुआ है ऐसे करके। ये वाला जो एरिया है दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है। और यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर? ये यहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो आज हम बात करेंगे हम अपने पश्चिमी घाट के विस्तार के बारे में बात करें, इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे इसकी। अगर नीलगिरी की पहाड़ियों के विस्तार के बारे में बात करें, ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों, तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। के से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। और दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। और इसके बाद एक अगली पहाड़ी पड़ती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे पालिनी की पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। पालिनी की पहाड़ियों के पास हमारा एक हिल स्टेशन स्थित है जिसका नाम है कोलाई कनाल। अगर हिल स्टेशन की दोस्तों बात करी जाए तो हिल स्टेशन दोस्तों ऐसा स्टेशन होता है जहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। चलिए हम बात करेंगे कोडाई कनाल। कार्डमम की पहाड़ियों की बात करेंगे दोस्तों। कार्डमम की पहाड़ियों का नाम एक और नाम है इलायची की पहाड़ियाँ। कौन? इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम नगरकोल की पहाड़ियाँ। नगरकोल की पहाड़ियों की बात करें तो ये भारत के सबसे दक्षिणतम में स्थित पहाड़ियाँ हैं नगरकोल की पहाड़ियाँ। चलिए दोस्तों इसको हम मैप के माध्यम से विधिवत एक एक पॉइंट को समझेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। अगर हम बात कर लें दोस्तों पश्चिमी घाट के विस्तार के बारे में, पश्चिमी घाट के अगर विस्तार के बारे में बात कर लें तो देख लेते हैं हम पहला पॉइंट इसमें, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। दोस्तों अगर ताप्ती नदी के मुहाने की बात करें तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और ये मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और इसके समीप जो स्थल है एक सूरत नगर स्थित है इसके पास। तो गुजरात से लेकर ये कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी जो दोस्तों 3 सागरों की संगम स्थली माना जाता है, ये पड़ता है कहाँ? तमिलनाडु में। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में है। और दोस्तों अगर पश्चिमी घाट की लंबाई की बात कर लें, तो ये है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। अगर पश्चिमी घाट के विस्तार की बात कर लें दोस्तों, अगर तीसरा पॉइंट है पश्चिमी घाट के विस्तार की बात कर लें, ये किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, तो पहला राज्य मिल जाएगा हमको गोवा। कौन सा? गोवा। दूसरे राज्य की बात कर लेंगे मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है गोवा के बाद है केरल के बाद है कर्नाटक और कर्नाटक के बाद है तमिलनाडु राज्य। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे। पहली सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कालसुबई। दोस्तों कौन सी? कालसुबई। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबालेश्वर। दोस्तों महाबालेश्वर की अगर बात कर लेंगे ये 5 नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं दोस्तों जो डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं दोस्तों। बात कर लें अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये पाई जाती है अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडई। कौन सी है? अनाईमुड़ी की बात कर लेंगे। अगर इसकी ऊंचाई की अनाईमुड़ी की बात कर लेंगे, ये है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। अब दोस्तों बात कर लें अगर हम लास्ट पॉइंट की अगर बात कर लें तो ये वर्षा उठते हुए मानसून द्वारा जून में 80%। कौन सा? मालाबार तट में। दोस्तों कहाँ पे होती है वर्षा? मालाबार तट में अधिक होती है। कितनी? 80% दोस्तों। और ये भी बताएंगे दोस्तों ये किस वजह से मालाबार तट में होती है। ये केरल का तट है मालाबार तट।
तो दोस्तों यहाँ पर क्यों होती है इसके बारे में भी बताएंगे दोस्तों आपको। चलिए आगे देखते हैं हम मैप में इसको दोस्तों समझ लेते हैं। और इतना बेहतरीन 3D मैप लिया है आपके सामने कि आपको जूम करके बताए, इसकी 3 स्टेप बताएं दोस्तों। 3 इसमें मैप आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला मैप ये है, इसका जो ये वाला एरिया है ये पश्चिमी घाट है। अब इसको जूम करके हमने यहाँ पर दिखाया, ये देखिए आप, ये बड़ा वाला देख सकते हैं। और इसके बाद हमने एक इसका ये मैप लिया है, इसको देख सकते हैं आप। तो एक एक पॉइंट समझाने मेरी कोशिश क्या रहती है दोस्तों, आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से अच्छा सिखा सकें। और चित्र से जब आप समझते हैं ना तो ज्योग्राफी बेहद आसान हो जाती है और बड़े आसान से आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। अब दोस्तों अगर ये यहाँ से बात कर लें, ये वाली इमेज को हम यहाँ समझते हैं। ये है दोस्तों गुजरात। कहाँ से? गुजरात। गुजरात से फैला है ये हमारा कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तक दोस्तों फैला है। अगर इसकी लंबाई की बात कर लेंगे दोस्तों, ये लंबाई जो है ये कितनी है? 1600 किलोमीटर। लंबाई कितनी है दोस्तों? 1600 किलोमीटर है। अब ये देखिए, जैसे ये अरब सागर है। अब अरब सागर में आपको बताते हैं कैसे बरसात कैसे होती है। अब ये मान लीजिए ये है अरब सागर। अरब सागर। अब यहाँ पे है हमारा सूर्य। अब सूर्य की किरणें ये पड़ी अरब सागर पर, ऐसे पड़ी। तो इसने क्या किया, सूर्य ने क्या किया, सूर्य की किरणें विकिरणों के माध्यम से आते हैं ये किरणें, तो इसने क्या किया, ये पानी को गर्म कर दिया। अब देखिए टेम्परेचर ज़्यादा, और यहाँ से मिल गई आर्द्रता। आर्द्रता मिलने से क्या हुआ, यहाँ का पानी वाष्प बन के उड़ने लगा। ऐसे वाष्प बन के उड़ने लगा, उड़ने की वजह, और यहाँ पे क्या बना दे, बादल टाइप के बना दे। तो यहाँ पर पाई जाती है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी से यहाँ टकरा कर बरसात क्या है, ये हमारे केरल और तमिलनाडु में लगभग 80%, कितना 80% जून के माह में। कौन से? जून के माह में लगभग 80% भारत उठते हुए मानसून द्वारा, क्या है, उठते हुए मानसून द्वारा, आर्द्रता अधिक होने के कारण और टेम्परेचर अधिक होने के कारण उठते हुए मानसून द्वारा क्या है, मालाबार तट में अधिकांश वर्षा होती है। इसको चित्र के माध्यम से भी आपको समझाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों वास्तव में इसका विस्तार क्षेत्र देख लेते हैं और इसको समझेंगे हम कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री क्यों कहा जाता है दोस्तों। चलिए ये और देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये गुजरात वाले एरिया से ये यहाँ ऐसे फैला हुआ है, ये ऐसे फैला हुआ है, ये कुछ ऐसे फैला हुआ है, यहाँ से ऐसे फैला हुआ है, और ये ऐसे जाके ये यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। ये इसका विस्तार है जो दोस्तों मैपिंग में अगर देखेंगे, मैपिंग में ये है। अब इसमें हम बात कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, फिर आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, फिर आपकी कार्डमम की पहाड़ियाँ, फिर ये इधर सबसे नीचे दोस्तों बात कर लेंगे नगरकोल की पहाड़ियाँ। कौन सी? नगरकोल की पहाड़ियाँ। और ये है हमारा मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। यहीं से 80% वर्षा होती है दोस्तों, 80% वर्षा होती है मालाबार तट से उठते हुए मानसून द्वारा। ओके साथियों, और आगे समझते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक चित्र के माध्यम से, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से क्या है, रेनफॉल, हाई रेनफॉल, यहाँ से मालाबार तट से ये ऐसे, अब ये इससे टकरा कर ऐसे ये यहाँ पे वर्षा करती अधिक मात्रा में, उठते हुए मानसून द्वारा अधिक मात्रा में। इसका एक और चित्र दिखाया है, देखिए दोस्तों ये वाला एरिया, ये यहाँ पर अधिकांश वर्षा होती है केरल और तमिलनाडु वाले राज्य में, केरल वाले राज्य में अधिकांश वर्षा होती है। चलिए और आगे समझ लेते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। अब पश्चिमी घाट से जो हमने बताई थी आपको, पहली चोटी बताई थी जो हमने बताई थी कालसुबाई। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी थी कालसुबाई, जो कहाँ पर? महाराष्ट्र में पाई जाती। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और दूसरी ऊंची चोटी थी महाबालेश्वर। दूसरी कौन सी थी? ये दूसरी सबसे ऊंची थी महाबालेश्वर। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। पहली नदी की बात कर लेंगे तो यह है कृष्णा। क्या है? कृष्णा। दूसरी नदी की बात कर लेंगे तो यह है सावित्री। कौन सी दोस्तों? सावित्री। तीसरी नदी की बात करेंगे ये है वेन्ना। कौन सी है? वेन्ना। और चौथी नदी की बात करेंगे ये है गायत्री। पांचवी नदी की दोस्तों बात करेंगे ये है कोयना। तो दोस्तों मैपिंग में अगर देख लेते हैं हम, मैपिंग में इसको देख लेते हैं जिससे कि आसानी हो जाए। अब ये ऐसे नदियाँ बहती हैं, ये देख लेते हैं दोस्तों।
ये नदियाँ ऐसे बहती हैं, ऐसे बहते हुए ये ऐसे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरकर क्या करती हैं दोस्तों, जो नदियाँ दोस्तों, एक और आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में, कहाँ, बे ऑफ बंगाल, और ये है अरब सागर, ये क्या है, अरब सागर, अरब सागर। जो नदियाँ दोस्तों अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, क्या करती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो निर्माण करती हैं हमारे डेल्टा का। दोस्तों डेल्टा की आप आकृति जानते होंगे, ऐसे ये नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित एक उपजाऊ भूमि होती है जिसे डेल्टा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्नाटक में स्थित प्रमुख पहाड़ियाँ व खाने के बारे में। तो दोस्तों आज हम आपके सामने ऐसे धमाकेदार ट्रिक लेकर आए हैं कि हमेशा के लिए आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे ये ट्रिक, और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। कर्नाटक में क्या खेलेंगे हम लोग, कर्नाटक में खेलेंगे KBC। KBC का मतलब हो गया, के से हो गया कुंद्रेमुख, कौन सी खाने, कुंद्रेमुख के खाने, और बी से हो गया ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों, बी से हो गया ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, और सी से हो गया कोलार, कोलार की खाने, कोलार की खाने। तो एक एक चीज़ को आप हम समझेंगे, चलिए देख लेते हैं। हम पहली बात करेंगे अपने कुंद्रेमुख के खाने। कुंद्रेमुख के खाने दोस्तों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए दोस्तों, लौह अयस्क के लिए कुंद्रेमुख के खाने। यहाँ से लोहा यानी कि आयरन निकाला जाता है कुंद्रेमुख के खानों से। अगर ब्रह्मगिरी की दोस्तों बात कर लेंगे, ब्रह्मगिरी के पास पहाड़ियाँ हैं, एक हमारी बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, कौन सी, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। वहाँ से क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर कहवा उगाई जाती है। तो एक बाबा बूदन थे जो चिश्ती सिलसिले के प्रचार प्रसार के लिए कर्नाटक में आए हुए थे, तो वो अपने प्रसाद के रूप में वो कहवा के बीज दिया करते थे। तो उसी से लोगों ने, उसी से उन्होंने वो कहवा के पेड़ उगाना शुरू किया, जिससे भारत में कहवा का जन्म हुआ। ओके दोस्तों, बात करते हैं कोलार के। कोलार की खानों से दोस्तों सोना निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है। सोने की अगर बात करेंगे दोस्तों, जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट को शुद्ध सोना कहते हैं। और दोस्तों ये देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमारे कहवा के पेड़ हैं, पेड़ उगाए जाते हैं, और ये देख लेते हैं दो जो लड़कियां हैं ये कहवा को तोड़ रही हैं। और इसके आगे और समझ लेते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों कैसे, ये देखिए ये दो आदमी हैं, ये क्या कर रहे हैं, कहवा को तोड़ रहे हैं। ये तोड़ते बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पहाड़ियों पे उगाए जाते हैं, बागानी फसलों में दोस्तों आता है, और मुख्य पेय पदार्थ के रूप में जानते हैं हम इसे। और ये इसका जो जन्म स्थली है दोस्तों वो ब्राज़ील को माना जाता है दोस्तों। और आप जैसे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये देखिए बहुत ही दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है इसके पेड़ को, एक एक पेड़ को सुरक्षित रखने में। पहले इसको तोड़ा जाता है, फिर इसको सुखाया जाता है काफ़ी दिनों तक। सूखने के बाद दोस्तों पहले तो ये रेड होती है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं। पहले क्या होता है, शुरुआत में इसके पेड़ से जो इसके दाने होते हैं वो रेड होते हैं, धीरे धीरे ये सूखने के बाद क्या होते हैं, भूरे हो जाते हैं। फिर दोस्तों ये कंपनी में जाते हैं, फिर इसकी सफाई होती है। सफाई होने के बाद दोस्तों बहुत बड़ा प्रोसेस है दोस्तों, फिर इसका पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बनाने के बाद दोस्तों ये हमारे पास आती है दोस्तों पैकेट में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कहवा कैसी कैसी कितने कहवा की कितनी कितनी किस्में पाई जाती हैं, कितने कितने प्रकार पाए जाते हैं दोस्तों। देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये पेड़ देखिए, ये रेड रेड होती हैं, कैसी लाल कलर की होती हैं शुरुआत में जब तोड़ी जाती हैं। और दोस्तों कुछ दिनों बाद क्या हो जाती है, इसका कलर जो हो जाता है भूरा हो जाता है सुखाने के बाद। फिर क्या कहते हैं दोस्तों, इसको पैकेट में भर के इसके क्या करते हैं, पाउडर बनाया जाता है दोस्तों। पाउडर बनाने के बाद ये मार्केट में आता है दोस्तों। और बात कर लेंगे अगर कहवा की किस्मों के बारे में, तो ये सबसे अच्छी, अगर कहवा की किस्म की बात करेंगे, कहवा की अगर सबसे अच्छी किस्म की बात करेंगे तो वो है अरेबिका। कौन सी, अरेबिका, कौन सी है, अरेबिका। अरेबिका सबसे अच्छी किस्म क्या है कहवा की, अरेबिका। उसके बाद है रोबास्टा, कौन सी है, रोबास्टा, रोबास्टा। दो किस्में हैं दोस्तों, सबसे अच्छी किस्म की अगर बात कर लेंगे तो वह है अरेबिका। कौन सी है, अरेबिका दोस्तों। चलिए दोस्तों और अब हम दोस्तों बात कर लेंगे नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार। तो पहले पॉइंट इसका देखेंगे हम, पहला पॉइंट है नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार किन किन राज्यों में है दोस्तों। अगर राज्यों की बात कर लेंगे KKT, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। दूसरा पॉइंट है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, कौन सी है, डोडा बेटा। कौन सी है, डोडा बेटा। अगर दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात कर लेंगे दोस्तों, इसकी ऊंचाई को अगर बात कर लेंगे
2637 मीटर, 2637 मीटर है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये जो एरिया फैला हुआ है ये नीलगिरी पहाड़ियों की, ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों, चित्र के माध्यम से। और देख सकते हैं आप, तीसरे पॉइंट की बात कर लेंगे, नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित जनजाति। दोस्तों अगर जनजाति की बात कर लेंगे तो टोंडा जनजाति पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? टोंडा जनजाति। दोडा बेटा पहाड़ियों से 9 किलोमीटर। दोस्तों कौन? दोडा बेटा जो पहाड़ियाँ हैं, ये दोडा बेटा पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से कितने? 9 किलोमीटर। कितने? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर क्या स्थित है? 9 किलोमीटर स्थित है हमारा हिल स्टेशन। हिल स्टेशन क्या नाम है? ऊटी। दोस्तों बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य दोस्तों, कभी भी आप अगर इधर नीलगिरी पहाड़ियों के साइड जाएं तो ऊटी जरूर जाइएगा दोस्तों। बहुत ही यहाँ पर अधिकांश मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, अधिकांश मात्रा में आपको पेड़ मिलेंगे, जीव जंतु देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर नेशनल पार्क भी पाया जाता है दोस्तों। बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं इसको, बहुत ही सुंदर है। चलिए देख लेते हैं, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया? जैव आरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे दोस्तों, जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उसे क्या करते हैं? जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है दोस्तों। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ पहला जैव आरक्षित क्षेत्र थी भारत का, जो कब की गई थी? ये की गई थी 1986 में। कितने में? 1986 में से नीलगिरी को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। चलिए और देख लेते हैं, ये है दोस्तों ऊटी। कौन सा है? ये ऊटी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य पाया जाता है दोस्तों। ये पर्यटन के स्थल के हिसाब से बहुत ही सुंदर है, क्योंकि बहुत ही अधिकांश लोग देखिए देखने आते हैं, यहाँ पर घूमने आते हैं, छुट्टियाँ बिताने आते हैं दोस्तों। आपको भी अगर मौका मिले छुट्टियों का तो ज़रूर घूमने जाइएगा। कभी भी आप अगर तमिलनाडु केरल साइड जाते हैं तो ये ऊटी ज़रूर जाइएगा। बहुत ही प्राकृतिक दृश्य। यहाँ पर अधिकांश यहाँ पर फूलों की ज़्यादा से ज़्यादा बहुत वैरायटी आपको देखने को मिलती है। यहाँ 20,000 से ज़्यादा आपको फूलों की वैरायटी देखने को मिलेंगी दोस्तों। 20,000 से ज़्यादा फूलों की वैरायटी देखने को मिलेंगी। ये है नीलगिरी पहाड़ियों से 9 किलोमीटर दूर, नीलगिरी पहाड़ियों से 9 किलोमीटर दूर है दोस्तों। और ये बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ही अच्छा सुंदर प्राकृतिक दृश्य है दोस्तों। ये कौन सा है स्थान? ऊटी है दोस्तों, ऊटी है दोस्तों। चलिए और बात कर लेते हैं दोस्तों, अन्नामलाई पहाड़ियों का विस्तार। दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ियों का विस्तार को हम देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? अनाईमुड़ी। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर लेंगे, ये 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, यह है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी? अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। जो भारत के दक्षिण में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी। और बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, अनाईमुड़ी के निकट पालनी की पहाड़ियों के पास, अनाईमुड़ी के निकट पालनी की जो पहाड़ियाँ हैं उनके निकट पाया जाता है कोनाई कनाल हिल स्टेशन। जो दोस्तों हिल स्टेशन उसे कहते हैं जो पहाड़ियों के बीच स्थित एक जैव आरक्षित क्षेत्र हो। पहाड़ियों के बीच स्थित जैव आरक्षित क्षेत्र को, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं प्राकृतिक दृश्य, तो उसको क्या बोलते हैं? हिल स्टेशन कहा जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार। अगर अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार अगर कहेंगे तो वह है कार्डमम की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की जस्ट नीचे पाई जाती हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, इसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। दोस्तों कौन सी? इलायची की। इलायची किसकी पहाड़ियाँ दोस्तों? इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती। और यहीं पर केरल तमिलनाडु वाले राज्य में यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? मसाले की खेती के लिए अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे मसाले अधिक मात्रा में होते हैं। और दोस्तों अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, भारत की दक्षिणतम पहाड़ी। भारत के अगर दक्षिणतम, सबसे अगर दक्षिण में जो पहाड़ी है, सबसे दक्षिण में, तो वह है नागरकोइल की पहाड़ी। दोस्तों कौन सी है? नागरकोइल की पहाड़ी। दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि दोस्तों कैसा आपको वीडियो लग रहा है। और कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसे क्या है, पूरे के पूरे टॉपिक जितने भी हैं ज्योग्राफी के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे विथ मैप दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।